विवेक की पूरी बात सुनकर सुहानी कहती है, लेकिन विवेक, ये भी तो हो सकता है ना कि उस किताब में विशिंग वेल और उस साय के बारे में लिखी बातें गलत हों। विवेक पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। सुहानी विवेक पर शक करते हुए कहती है, तुम ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? निशा विवेक को सवालिया नजरों से देखने लगती है। विवेक सस्पिशियस एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वो किताब लिखने वाला और कोई नहीं, उस विशिंग वेल वाली आत्मा का पति था। सुहानी और निशा हैरानी से एक साथ बोल पड़ते हैं। क्या? विवेक शांत एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हाँ, तुम लोगों ने सही सुना। निशा विवेक के पास आकर बैठ जाती है और उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है? उस भूतनी का पति कब से राइटर हो गया और उसकी लिखी किताब तुम्हें कैसे मिल गई? विवेक निशा से कहता है, वो सब मुझे नहीं पता। मुझे जो कुछ पता चला है पापा की डायरी से पता चला है, जिसे फॉलो करते हुए मैं उस किताब तक पहुंच गया। अब इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें तभी मिलेगी जब हम उस किताब तक पहुंचेंगे। सुहानी निशा और विवेक को देखते हुए कहती है, अब तो बस कल का इंतजार है, देखते हैं वो साया आखिर किसकी आत्मा है। सुबह के 10 बजे थे। विवेक सबकी नजरों से बचते हुए दीवान विला से बाहर निकलता है। वो एक ऑटो लेकर शहर से बाहर चला जाता है और एक गार्डन के बाहर आकर रुक जाता है। विवेक उस गार्डन के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद उस गार्डन के सामने एक ऑटो रुकती है। ऑटो से एक दुबला पतला सा आदमी बाहर निकलता है। उसकी हाइट लगभग 5 फीट थी और उसने लूज पैंट शर्ट पहना हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच होगी। विवेक उस आदमी की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहता है, मिस्टर नरेंद्र। वो आदमी विवेक को कोई जवाब नहीं देता और अपने हाथ में रखा एक पार्सल विवेक की तरफ बढ़ा देता है। पार्सल को देखकर विवेक की आंखों में चमक आ जाती है। जैसे ही विवेक उस पार्सल को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, वो आदमी पार्सल पीछे करते हुए कहता है, पहले पैसे। विवेक अपने पैंट के पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर उसे दे देता है। वो आदमी विवेक से कहता है, पूरे पैसे है ना? विवेक उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहता है, आप गिन सकते हैं। वो आदमी वहीं खड़े होकर पैसे गिनने लगता है। सारे पैसे गिन लेने के बाद वो उन्हें अपनी जेब में रखता है और विवेक को वो पार्सल दे देता है। विवेक उस पार्सल को खोलकर देखने लगता है और इस बारे में उस आदमी से कुछ बातें करने लगता है। विवेक और उस आदमी दोनों को ही नहीं पता था कि वहां कोई और भी था जो थोड़ी दूर से उन पर नजर रख रहा था। वो आदमी विवेक पर नजर बनाए हुए किसी को कॉल करता है। इधर युवराज अपने कमरे में बैठे लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है। युवराज एक नजर मोबाइल को देखता है और फिर से लैपटॉप को देखते हुए फोन उठाकर कहता है, युवराज को उसी आदमी ने कॉल किया था जो इस वक्त विवेक पर नजर रख रहा था। वो आदमी युवराज से कहता है, युवराज सर, विवेक शहर के बाहर गार्डन के पास खड़े हैं। उसके साथ एक आदमी भी है। उस आदमी ने विवेक को एक किताब दिया है, लेकिन अजीब बात यह है कि विवेक ने उस पतली सी किताब के बदले उस आदमी को लगभग 20,000 रुपए दिए। युवराज कहता है, ठीक है, विवेक पर नजर बनाए रखो और हाँ, ध्यान रहे उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही युवराज गुस्से में खुद से कहता है, ये तीनों बार बार अपनी जान खतरे में डालने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? युवराज अपना लैपटॉप बेड पर रख देता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वो देखता है कि अक्षय वहां खड़ा लिविंग एरिया की तरफ देख रहा था। युवराज आगे बढ़कर देखता है तो लिविंग एरिया में सुहानी, निशा और शुभ्रा बैठे बातें कर रहे थे। युवराज अक्षय के पास जाता है और वो भी लिविंग एरिया की तरफ देखने लगता है। युवराज के वहां आते ही अक्षय थोड़ा घबरा जाता है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो डर से हकलाते हुए युवराज से कहता है,
वो युवराज, तू गलत मत समझना, मैं सुहानी को गलत नजर से नहीं देख रहा था। युवराज सुहानी को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, अच्छा। अक्षय समझ जाता है कि युवराज से झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। वो कहता है, अरे यार मुझे थोड़ा टाइम तो दे, अब कोई किसी से प्यार करता है तो उसे भूलने में टाइम तो लगेगा ना। अक्षय उदास होकर आगे कहता है, मेरा पहला प्यार। अक्षय इतना ही कह पाया था, तभी युवराज अपनी नजर लिविंग एरिया से हटाकर अक्षय पर ले जाता है और उसे शक भरी नजरों से देखने लगता है। युवराज को खुद को इस तरह घूरते देख अक्षय कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और आगे कहता है, ठीक है, पहला प्यार नहीं, 5वां है। युवराज फिर से लिविंग एरिया की तरफ देखते हुए कहता है, 7वां। युवराज की बात सुनकर अक्षय अपनी उंगलियों से कुछ गिनने लगता है और फिर खुद को डिफेंड करते हुए कहता है, 7वां कैसे? पूजा, रीमा, नेहा, प्रिया और सुहानी 5 ही हुए ना। युवराज कहता है, नीलम 11th क्लास, ऐश्वर्या 2nd ईयर। अक्षय हैरानी से युवराज को देखने लगता है और उस पर शक करते हुए उससे कहता है, तुझे मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स कैसे याद हैं? क्या तेरी भी उन पर नजर थी? युवराज थोड़ा रूड होकर कहता है, नहीं याद होती, अगर तू रोज उनके बारे में बात कर इरिटेट न करता। अक्षय थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और खुद को डिफेंड करते हुए कहता है, युवराज, प्यार कोई रेस नहीं होती जिसमें पहला, दूसरा या तीसरा हो। प्यार बस प्यार होता है। युवराज इरिटेट होकर अक्षय को एक अजीब सा लुक देता है और फिर वहां से चला जाता है। युवराज भी लिविंग एरिया में आकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। न्यूज़पेपर तो बस एक बहाना था। युवराज का सुहानी के पास बैठने का मन कर रहा था। निशा, सुहानी और शुभ्रा युवराज के आने के बाद भी अपनी बातें कंटिन्यू रखती हैं। अक्षय भी दुखी होकर घर से बाहर घूमने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद विवेक घर आ जाता है। उसका चेहरा थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा था। विवेक के वहां आते ही निशा और सुहानी उसे सवालिया नजरों से देखने लगती हैं। विवेक अपनी पलकें झपकाकर उन्हें इशारा करता है और फिर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। युवराज उन तीनों की ये हरकत नोटिस कर लेता है। विवेक के वहां से जाते ही निशा और सुहानी भी कोई बहाना बनाकर ऊपर चली जाती हैं। वो दोनों अपने कमरे में जाने के बजाय विवेक के कमरे में जाती हैं। ये सब देखकर युवराज समझ जाता है कि वहां जरूर कुछ गड़बड़ है। कमरे के अंदर आते ही निशा एक्साइटेड होकर कहती है, क्या तुम्हें वो किताब मिली? विवेक अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, मिल गई, लेकिन विवेक इतना ही कह पाया था कि निशा उसके हाथ का पार्सल ले लेती है और उसका रैपर हटाने लगती है। रैपर हटाने के बाद निशा अपना मुंह बनाकर कहती है, ये क्या है? क्या इसे बुक कहते हैं? उस पार्सल के अंदर कोई किताब नहीं, बल्कि एक पुरानी फटी हुई डायरी थी जिसके किनारों को दीमक खा गया था। सुहानी भी उस डायरी को देखकर कहती है, विवेक, तुमने तो कहा था कि तुम कोई किताब लेकर आने वाले हो, लेकिन ये तो एक डायरी है। विवेक कहने ही वाला था, तभी निशा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मुझे पहले ही इस बात पर शक हो रहा था, तभी तो मैं सोचूं कि उस भूतनी का पति शेक्सपियर कैसे हो गया। विवेक चिढ़कर कहता है, तुम्हें नहीं पता क्या कि ये डायरी 200 साल पहले लिखी गई है और 200 साल पहले यहाँ ब्रिटिश लोग राज करते थे। उस टाइम में कोई किताब लिखना और पब्लिश करना कितना मुश्किल काम था। ऊपर से उन अंग्रेजों ने कितने सारे एक्ट्स बना रखे थे। इस बेचारे ने लिखा होगा लेकिन पब्लिश नहीं करा पाया होगा। विवेक की बात सुनकर निशा शांत हो जाती है। सुहानी निशा से कहती है, विवेक सही कह रहा है, हमें बस इन्फॉर्मेशन से मतलब होना चाहिए। और वैसे भी इसमें जो भी लिखा है वो राइटर ने खुद लिखा है। इसका मतलब इसे किसी ने मैनिपुलेट भी नहीं किया होगा। ये कहते हुए सुहानी निशा के हाथ से वो डायरी ले लेती है और उसे खोलकर देखती है। किताब खोलते ही सुहानी कंफ्यूज हो जाती है। निशा भी सुहानी के हाथ में रखा किताब देखते हुए मुंह बनाकर कहती है, अब ये क्या है? सुहानी भी विवेक को सवालिया नजरों से देखती है। विवेक उदास होकर कहता है, बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है।
निशा लगभग चिल्लाते हुए कहती है, छोटी सी प्रॉब्लम, ये तो एलियंस की लैंग्वेज है, क्या है ये सब? विवेक जवाब देता है, ये टांकरी लिपि है। पहाड़ी एरिया में पहले इसी का प्रयोग होता था, लेकिन आजकल इसका यूज काफी कम हो गया है। हमें इस डायरी को पढ़ने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। विवेक की बात सुनते ही निशा अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाती है। सुहानी विवेक से कहती है, तो क्या तुम्हें कोई ट्रांसलेटर मिला? विवेक नाम में सर हिलाते हुए कहता है, अभी तक तो नहीं मिला। एक्चुअली अब इस लिपि का यूज नहीं किया जाता, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई ट्रांसलेटर ढूंढ ही लूंगा। सुहानी और विवेक बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और युवराज कमरे के अंदर आ जाता है। वैसे तो युवराज एक जेंटलमैन है, वो किसी के भी कमरे में जाने से पहले परमिशन जरूर लेता है, लेकिन आज उसे उन तीनों की चोरी पकड़नी थी, इसीलिए वो अक्षय का बहाना बनाते हुए सीधे दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही युवराज कहता है, अक्षय वो, और खामोश हो जाता है। युवराज पहले से ही जानता था कि अक्षय कमरे में नहीं है। युवराज को कमरे में देखते ही सुहानी, निशा और विवेक एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। सुहानी युवराज को देखते ही वो डायरी अपने पीछे छुपा लेती है, लेकिन युवराज की पैनी नजरों से बच नहीं पाती। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में युवराज सुहानी के एकदम करीब आ जाता है। सुहानी और उसके दोस्त इस वक्त काफी डर गए थे। युवराज सुहानी के और करीब आता है, जिससे उन दोनों का चेहरा बिल्कुल आमने सामने हो जाता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए अपना हाथ सुहानी के पीछे ले जाता है और उससे वो डायरी ले लेता है। सुहानी कुछ नहीं कर पाती। सुहानी से वो डायरी लेने के बाद युवराज पीछे हट जाता है। युवराज के पीछे हटते ही सुहानी एक चैन की सांस लेती है। वो तीनों अब घबराई हुई नजरों से युवराज को देख रहे थे। युवराज हमेशा की तरह बिना किसी भाव के उस डायरी को खोलकर देखने लगता है। वो डायरी काफी डैमेज हो चुकी थी, उसके पन्ने भी डल हो चुके थे। युवराज उस डायरी के पन्ने पलटते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को देवनागरी लिपि भी ढंग से लिखनी आती होगी और तुम लोग टांकरी लिपि पढ़ रहे हो। इंटरेस्टिंग। युवराज की बात सुनकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। विवेक युवराज की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए हैरानी से कहता है, युवराज सर, क्या आप ये पढ़ सकते हैं? युवराज डायरी बंद करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। क्या सच में युवराज वो डायरी पढ़ सकता है? क्या वो डायरी की मदद से साय का सच जान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए साया अ कर्स्ड लव स्टोरी। हैरान हो जाते हैं तो वहीं निशा खुश हो जाती है। निशा खुशी से उछलते हुए युवराज से कहती है, सर इसका मतलब हम आपको ही ढूंढ रहे थे। क्या आप हमें बताएंगे कि इस डायरी में क्या लिखा है? युवराज खुद को बिजी दिखाते हुए कहता है, शायद अगर इसमें कुछ काम की चीज हुई तो। युवराज की बात सुनकर विवेक उससे कहता है, सर एक्चुअली इस डायरी में उस साय के बारे में लिखा है। ये कहते हुए विवेक युवराज को शुरू से सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनकर युवराज भी हैरान रह जाता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। युवराज कहता है, ठीक है, मैं इस डायरी को ट्रांसलेट करके तुम्हें बता दूंगा। युवराज विवेक से कहता है, डोर लॉक कर दो, मैं नहीं चाहता कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। विवेक कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है। वो तीनों बेड पर बैठ जाते हैं और युवराज एक चेयर लेकर उनके पास बैठता है। युवराज उस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू करता है। युवराज पहला पेज पढ़ते हुए कहता है, मेरा नाम हरीश चतुर्वेदी है और मैं शिमला के एक हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। मैं कोई लेखक नहीं हूँ और ना ही मुझे साहित्य या कहानी लिखना आती है, लेकिन मैं ये किताब लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भविष्य में ये किताब किसी न किसी की मदद जरूर करेगी।
मैं इस किताब के जरिए उस आत्मा के बारे में बताना चाहता हूँ जो उस श्रापित कुएं के पास भटकते हुए लोगों का शिकार करती थी और जिसे कैलाश से आए एक अघोरी ने कैद कर लिया था। वो आत्मा भले अभी उस कुएं में कैद है, लेकिन मैं जानता हूँ वो फिर से आज़ाद हो जाएगी। वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि मेरी पत्नी मृदुला की है। ये पूरी कहानी आज से 15 साल पहले शुरू हुई थी, जब मेरी मृदुला से शादी हुई थी। मृदुला पास के एक गांव में रहती थी। मेरे पिताजी ने उसे मेरे लिए पसंद किया था और मेरी उससे शादी हो गई। मृदुला एक बहुत सीधी और संस्कारी लड़की थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही सालों में हमारी खुशी उदासी में बदलने लगी। शादी के 10 साल हो गए थे, लेकिन हमें संतान सुख नहीं मिला था। इसके लिए हम दोनों ने बहुत कोशिशें की, कई वैद्यों से इलाज कराया, कई मंदिरों में माथा टेका, लेकिन इन सब के बावजूद हमें बच्चा नहीं हुआ। हमारी बस्ती से दूर घने जंगल के बीच एक कुआं है। मैंने बचपन से उस कुएं के बारे में कई कहानियां सुनी थी। मैंने सुना था कि वहां एक बहुत बड़ी तांत्रिक रहती है जो उस कुएं की रक्षा करती है। लोग कहते हैं कि वो तांत्रिक कई सालों से वहां रह रही है। किसी को भी उस तांत्रिक की असली उम्र पता नहीं थी और ना ही किसी ने उसे देखा था। उस कुएं के पास कोई भी नहीं जाता और जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसी तरह साल गुजरते गए और मृदुला मां न बन पाने के कारण हताश रहने लगी। एक रात जब मैं और मृदुला अपने घर में सो रहे थे, तब रात में मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मृदुला घर में नहीं है। ये देखकर मैं घबरा गया और उसे ढूंढने लगा। रातों रात मैंने पूरी बस्ती छान ली, लेकिन मृदुला कहीं नहीं मिली। हर तरह से कोशिश करने के बाद भी कई दिनों तक मुझे उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के लिए उठा तो मैं हैरान रह गया। मृदुला घर में ही थी और बिस्तर पर अपनी जगह पर सो रही थी। ये पढ़ते हुए युवराज कुछ देर के लिए रुक जाता है और बड़ी सावधानी से उस डायरी का पेज पलटता है, जिससे उसके पेज फट न जाएं। निशा, सुहानी और विवेक हैरानी से युवराज को ही देख रहे थे। निशा हैरानी से कहती है, इसका मतलब वो साया मृदुला की आत्मा है। निशा की बात पूरी होते ही विवेक कहता है, तो क्या मृदुला अपना बच्चा पाने के लिए उस तांत्रिक के पास गई थी? युवराज उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी नजरें उस डायरी पर ही थीं। वो आगे पढ़ना शुरू करता है। मैंने जैसे ही मृदुला को अपने घर में देखा, मैं घबरा गया। रात को सोने से पहले मैंने घर का दरवाजा अच्छे से बंद किया था, इसीलिए मैं सोच में पड़ गया कि जब घर का दरवाजा ही बंद था तो मृदुला घर के अंदर कैसे आई। मैंने मृदुला को नींद से जगाया। वो नींद से जागकर अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से मुझे देखने लगी। जो मुस्कान उस वक्त मृदुला के चेहरे पर थी, वो कई सालों पहले उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। मृदुला ने मुझे बड़े प्यार से कहा, उठ गए आप? मैं हैरानी से मृदुला को देख रहा था। ये देखकर उसने मुझसे पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने उससे कहा, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? मृदुला हंसने लगी और मुझसे कहा, आप भी सुबह सुबह कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो घर में ही थी, कल रात यहीं तो सोई थी। ये कहकर मृदुला वहां से चली गई। उस दिन के बाद मैंने कई बार मृदुला से पूछने की कोशिश की कि इतने दिनों तक वो कहाँ थी, लेकिन उसने कभी भी ये बात मानी ही नहीं कि वो घर से गायब थी। जब हमारे पड़ोसी मृदुला से यही सवाल करते तो वो चिढ़ जाती और उनसे झगड़ा करने लगती। कुछ दिनों बाद मैं और बाकी के लोग इस बात को भूल गए। वापस आने के बाद मृदुला बहुत खुश रहने लगी थी। उसमें बस एक बदलाव आ गया था जो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वो मुझसे छुपकर घर से भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हटाने लगी थी। जब मैंने मृदुला से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती है। हो सकता है कि कोई चोर उन चीजों को चुरा रहा हो।
मृदुला के वापस आने के कुछ ही महीनों के बाद हमारे घर में वो खुशी भी आ गई जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे। शादी के 10 साल बाद हमें संतान प्राप्त हुई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और उसके 2 साल बाद फिर से हमारे घर में खुशखबरी आई। इस बार भी मृदुला ने एक लड़के को जन्म दिया था। हमारा दूसरा बच्चा होने के बाद गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। वहां से छोटे बच्चे गायब होने लगे। तब मैं और मृदुला भी अपने दोनों बच्चों की सुरक्षा के लिए परेशान रहते थे। एक रात जब मैं अपने घर में सोया था और आधी रात को मेरी नींद खुली, तब मुझे मृदुला फिर से अपने बिस्तर में नहीं दिखी। मैंने पूरा घर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। इस बार मुझे उस पर शक होने लगा और मैं घर में ही उसका इंतजार करने लगा। कुछ घंटों में वो घर वापस आकर अपनी जगह पर सो गई। उस समय मैंने मृदुला से कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह मुझे पता चला कि गांव से एक और बच्चा गायब हो गया है। पता नहीं क्यों, पर मुझे इन सब के पीछे मृदुला का ही हाथ लग रहा था। उस दिन के बाद से हर रात मैं मृदुला पर नजर रखने लगा था। एक रात मृदुला अपने बिस्तर से उठी और उसने मेरी तरफ देखा। मृदुला के मेरी तरफ देखने से पहले ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिससे उसे ऐसा लगे कि मैं सो रहा हूँ। मुझे सोता देख मृदुला घर से बाहर जाने लगी। इस बार मैंने उसका पीछा किया। उसका पीछा करते हुए मैंने जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। मैंने देखा मृदुला बस्ती के एक घर के अंदर चली गई और जब वो बाहर निकली तब उसकी गोद में एक बच्चा था। मृदुला उस घर का बच्चा चुराकर उसे अपने साथ ले जा रही थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि आसपास के गांव से बच्चों को और कोई नहीं बल्कि मृदुला ही गायब कर रही थी। मैं उसका पीछा करने लगा। वो बिना डरे बस्ती से बाहर घने जंगल के अंदर जा रही थी। मैं छिपकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर बाद मृदुला एक कुएं के पास पहुंची। ये वही कुआं था जिसकी कहानी मैंने बचपन से सुनी थी, लेकिन उस रात वहां पर मैं पहली बार गया था। आधी रात को उस घने जंगल के बीच में वो कुआं बहुत भयानक दिख रहा था। उस कुएं के पास एक औरत बैठी थी जिसके सामने एक हवन कुंड जल रहा था। वो औरत मंत्रों का जाप करते हुए हवन कुंड में आहुति दे रही थी। उस हवन कुंड की ज्वाला की रोशनी से उस औरत का चेहरा दिख रहा था। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसने काले कपड़े पहने थे और माथे पर काला टीका लगाया हुआ था। मृदुला उस औरत के पास गई और उसके पैरों पर अपना सर रखा। फिर उस बच्चे को उस औरत को दे दिया। उस औरत ने वो बच्चा लिया और हवन कुंड के सामने ही उसे मार दिया। मैं उस बच्चे को बचाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं जानता था कि अगर मैं उन दोनों के सामने चला जाता तो वो मुझे भी मार देती, और ये सच मैं किसी को भी नहीं बता पाता। मैं घबराकर वहां से जाने लगा। तभी जंगल में उस औरत की आवाज गूंज उठी। उसने गुस्से से कहा, तू कहाँ जा रहा है? अभी तेरी बलि तो बाकी है। उस औरत को ये बात पता चल गई थी कि मैं वहां उन्हें छुप कर देख रहा था। उसने मृदुला से कहा, जा, खत्म कर दे उसे। मैं वहां से भागने लगा और मृदुला मेरे पीछे आने लगी। वो पूर्णिमा की रात थी, लेकिन फिर भी उस घने जंगल में बिल्कुल अंधेरा था। कुछ देर भागने के बाद पता नहीं मैं कैसे जमीन पर गिर गया और कुछ ही पलों में मृदुला मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मेरी पत्नी मृदुला है। उसे देखकर मैं बहुत डर गया था। उसका मासूम चेहरा बहुत भयानक दिख रहा था। उसे देखकर मैं जमीन पर घिसटते हुए पीछे जा रहा था और वो गुस्से में मेरी तरफ बढ़ रही थी। कुछ देर बाद मेरे पीछे एक पेड़ आ गया और मैं वहीं फंस गया। मैंने घबराते हुए मृदुला से कहा, मृदुला, मृदुला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमारा कितना खुशहाल परिवार था। तुमने सब बर्बाद कर दिया। क्यों? मृदुला गुस्से में कहने लगी, खुशहाल परिवार?
कैसा खुशहाल परिवार, जहाँ एक बच्चा भी नहीं था। मुझे घुटन होती थी उस परिवार में। मुझे मेरा बच्चा चाहिए था, इसीलिए मैं उस तांत्रिक के पास गई। और अब वो तांत्रिक मेरी गुरु है। उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। मेरे दोनों बच्चे उन्हीं की देन है। वो मेरे लिए भगवान है। ये सब कहते हुए मृदुला की आंखों में हैवानियत साफ दिख रही थी। मैंने उससे कहा, कैसी भगवान? वही भगवान तुम्हें तुम्हारे पति को मारने के लिए कह रही है। आज वो तुम्हारे हाथों मुझे मरवा रही है। अगर कल उसने तुम्हें हमारे बच्चों को मारने के लिए कहा तो क्या तुम उन्हें भी मार दोगी? मृदुला ने गुर्राते हुए कहा। हाँ, मैं उन्हें भी मार दूंगी। मृदुला का जवाब सुन मैं हैरान रह गया। मैंने उससे कहा, जिन बच्चों के लिए तुमने सारी हदें पार कर दी, तुम उन्हें भी मार दोगी? मृदुला ने मुझसे कहा। हाँ, मैं उन्हें भी मार दूंगी। मैं उस मृदुला को भी बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ, जो घर परिवार में उलझी रहती थी। अब मुझे शक्तियां चाहिए और उसके लिए मैं किसी को भी मार सकती हूँ। ये कहकर मृदुला ने अपना हाथ आगे करके झटक दिया। उसके ऐसा करते ही एक बड़ा सा पेड़ मेरे ऊपर आकर गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैं बुरी तरह से घायल हो गया था। मुझे उस हाल में देखकर मृदुला चली गई। शायद उसे लगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन हनुमान जी की कृपा से मैं बच गया। शायद उन्होंने मुझे बाकी लोगों को बचाने के लिए जिंदा रखा था। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे वापस गांव आकर गांव वालों को सारी बातें बतानी ही पड़ी। अगर सब जानते हुए भी मैं चुप रह जाता तो आगे होने वाली मौतों का जिम्मेदार मैं होता। सारी बातें जानकर बस्ती के सभी लोगों ने मृदुला को पकड़ लिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। जब मृदुला को पेड़ से बांधा गया तब भी उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं था। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी, मेरी मौत से यहाँ बर्बादी शुरू होगी। गांव के लोगों ने मृदुला को जलाकर मार दिया और मैं ये सब देखता रहा। अगली सुबह जब मैं मृदुला के बचे हुए शरीर को लेने उस जगह पर गया तो उसका शरीर गायब था। मुझसे पहले वो औरत मृदुला के शरीर को अपने साथ ले गई थी। उसने अपनी तंत्र शक्ति से मृदुला की आत्मा को जागृत कर दिया। क्योंकि मृदुला भी काला जादू करने लगी थी, इसलिए वो एक खतरनाक पिशाच बन गई। मृदुला के मौत के अगले दिन से ही गांव में हर दिन किसी न किसी की मौत होने लगी। मृदुला की आत्मा ने गांव वालों के साथ कुछ अंग्रेजों को भी मार दिया। सारी कोशिशें करने के बाद भी जब इन मौतों को नहीं रोका जा सका तो मैं कुछ लोगों के साथ कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़ा। वहां हम एक अघोरी से मिले, जिन्हें हमने अपनी सारी परेशानी बताई। सब कुछ जानकर वो अघोरी हमारे साथ हमारे गांव आने के लिए तैयार हो गए। यहाँ आते ही वो सीधा उस श्रापित कुएं के पास गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से मृदुला की आत्मा को उस कुएं में कैद कर दिया। उनके वहां आने से पहले ही वो औरत जा चुकी थी। शायद उसे पता चल गया था कि वहां कौन आने वाला था। मृदुला की आत्मा को कैद करने के बाद अघोरी बाबा जब गांव से प्रस्थान कर रहे थे तब मैंने उनसे पूछा, बाबा, क्या आप मेरी पत्नी मृदुला की आत्मा को इस प्रेत योनि से मुक्त नहीं कर सकते? अघोरी बाबा ने कहा, मैं निश्चित ही ये कर सकता हूँ। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वो मृदुला को मुक्त कर दें, लेकिन इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी मृदुला की मुक्ति का समय नहीं आया है। उसकी मुक्ति सही वक्त पर सही इंसान के हाथों होगी। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। उस दिन के बाद से आज तक यहाँ मृदुला के हाथों किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन अब कोई भी उस श्रापित कुएं के पास नहीं जाता। बाबा ने कहा था कि मृदुला की आत्मा भले ही उस कुएं में कैद है, लेकिन अब भी वो किसी चीज की रक्षा कर रही है। मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज है। उस दिन के बाद से शायद वो तांत्रिक भी वहां से चली गई, लेकिन मुझे ये डर है कि एक दिन वो दोनों वापस जरूर आएंगे।
और अपने अधूरे मकसद को फिर से पूरा करने की कोशिश करेंगे। युवराज ये पढ़कर खामोश हो जाता है। सुहानी, निशा और विवेक युवराज को ही देख रहे थे। कहानी खत्म होने के बाद सुहानी कहती है, इसका मतलब मृदुला की आत्मा को एक दिन मुक्त होना ही पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे। विवेक सुहानी की बात पूरी होते ही कहता है, यहाँ बात सिर्फ उस साये या मृदुला की नहीं है, यहाँ और भी कई लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे वो औरत जो तांत्रिक थी और जिसने मृदुला को जागृत किया, और सबसे जरूरी बात, उसने मृदुला को शायद उस विशिंग वेल की रक्षा करने के लिए ही जागृत किया है। सुहानी कहती है, लेकिन उस विशिंग वेल के अंदर ऐसा क्या है कि वो तांत्रिक और मृदुला कई 100 सालों से उसकी रक्षा कर रहे हैं। निशा अभी शौक में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या कहे। वो पहली बार खामोशी से सुहानी और विवेक की बातें सुन रही थी। युवराज की नजर अभी भी उस डायरी पर थी, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त भैरवनाथ की कही एक बात चल रही थी। भैरवनाथ ने कहा था कि जब उसने उस साय को कैद कर लिया था, तब किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ काट दिया था, जिस वजह से वो साया फिर से आजाद हो गया था। युवराज अब पूरी कहानी समझ पा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि मृदुला की आत्मा आखिर किस चीज की रक्षा कर रही है। विवेक युवराज की तरफ देखते हुए कहता है, युवराज सर, अभी एक पेज और बचा है, प्लीज उसे भी ट्रांसलेट कर दीजिए। विवेक की बात सुनकर युवराज उस डायरी के आखिरी पेज को पढ़ने लगता है। उस पेज को पढ़ते हुए युवराज इस बार कुछ कहता नहीं। वो उस आखिरी पेज को अपने मन में ही पढ़ रहा था। उस पेज को पढ़ते हुए युवराज हैरान होता जा रहा था, लेकिन ये भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहा था। पूरा पेज पढ़ लेने के बाद युवराज वो डायरी बंद करते हुए कहता है, इस लास्ट पेज में कुछ भी नहीं है। विवेक उस पर शक करते हुए कहता है, लेकिन सर, अभी तो आपने वो पेज पढ़ा ना, तो क्या लिखा था उसमें? युवराज सीरियस होकर कहता है, वो लास्ट पेज में राइटर इमोशनल हो गया था और उसने अपनी वाइफ की तारीफ में कुछ लाइंस लिखी हैं, साथ में उनके कुछ पर्सनल मोमेंट्स के बारे में भी शेयर किया है। मुझे लगता है तुम लोगों को ये सब नहीं सुनना चाहिए। विवेक युवराज की बातों से कन्विंस हो जाता है, क्योंकि उसकी बात मानने के अलावा विवेक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। युवराज विवेक से कहता है, विवेक, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये डायरी कुछ दिनों के लिए रख सकता हूँ? मैं इसे एक बार और पढ़ना चाहता हूँ। विवेक हाँ में सर हिला देता है और युवराज वो डायरी लेकर उस कमरे से बाहर चला जाता है। सुहानी को उसका ये बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। वो अपने मन में कहती है, क्या सच में राइटर ने डायरी के लास्ट पेज में अपनी और अपनी वाइफ की पर्सनल मोमेंट शेयर किए हैं, या फिर युवराज सर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। शाम के 6 बज रहे थे। सुहानी दीवान विला में युवराज को ढूंढ रही थी, लेकिन युवराज उसे कहीं नहीं मिल रहा था। दीवान विला के 2nd फ्लोर में युवराज का पर्सनल जिम था, जहां उसके अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। उस जिम के अंदर से किसी चीज को बार बार पंच मारने की आवाज आ रही थी। जिम के अंदर युवराज अपने सामने लटके पंचिंग बैग को गुस्से से बार बार पंच मार रहा था। युवराज इस वक्त अपने जिम आउटफिट में था। कमरे में एसी फुल होने के बावजूद युवराज की पूरी बॉडी से पसीना बह रहा था। पसीने से उसके बाल भी भीग चुके थे। युवराज का पंचिंग बैग किसी नॉर्मल पंचिंग बैग से काफी बड़ा और भारी था। युवराज गुस्से में लगातार उस पर अपने पंच बरसाए जा रहा था। उसे मारते हुए युवराज के दिमाग में बार बार उस डायरी का लास्ट पेज और वो काला साया आ रहा था। ये सब सोचते हुए युवराज का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उस पंचिंग बैग को मारते हुए युवराज की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। जैसे जैसे युवराज के आंखों की पुतलियां लाल हो रही थीं, वैसे वैसे उसका पंच और भी पावरफुल होता जा रहा था। अब वो पंचिंग बैग युवराज के पंच से और भी पीछे जाने लगा था। युवराज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिर से उसके साथ वही सब हो रहा है। कुछ ही पलों में युवराज की आंखों की पुतलियां ब्लड रेड हो जाती हैं।
युवराज एक जोर का पंच उस पंचिंग बैग पर मारता है, जिससे वो पंचिंग बैग टूटकर कई फीट दूर जाकर गिर जाता है। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि वो उस एनर्जी का क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने इस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया तो उसका शरीर उस एनर्जी के प्रेशर से फट जाएगा। युवराज गुस्से से अब जिम की दीवारों को पंच मारने लगता है। उसके 2-3 पंच से ही वहां की दीवार भी डैमेज हो जाती है। इधर सुहानी युवराज को ढूंढते हुए सेकंड फ्लोर तक आ गई थी। उसे जिम के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। सुहानी सोचती है कि युवराज जिम के अंदर होगा। वो बिना कुछ सोचे जिम के अंदर चली जाती है। जैसे ही सुहानी उस जिम के अंदर जाती है, वो देखती है कि युवराज गुस्से से दीवार में पंच मार रहा है। वो घबराती हुई युवराज के पास आती है और उससे कहती है, युवराज सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सुहानी की आवाज सुनकर युवराज के हाथ रुक जाते हैं। युवराज इस वक्त सुहानी की तरफ पीठ किए हुए था। युवराज उसकी तरफ मुड़ जाता है। जैसे ही सुहानी की नजर युवराज पर पड़ती है, वो अवाक रह जाती है। युवराज बहुत खतरनाक दिख रहा था। उसकी लाल आंखें, गुस्से से भरा चेहरा और उसकी तेज हुई सांसें किसी खूंखार जानवर की तरह लग रही थी। सुहानी युवराज को इस तरह देखकर घबरा जाती है। सुहानी डर से हकलाते हुए कहती है, युवराज से आपको क्या हो रहा है? आपकी आंखें फिर से। सुहानी इससे आगे कुछ कह नहीं पा रही थी। जिस युवराज के साथ होने पर उसे दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता था, आज उसी की आंखों में सुहानी को अपने लिए खतरा दिख रहा था। युवराज गुस्से में कसकर अपनी मुट्ठी बांध लेता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, जाओ यहाँ से। युवराज भी सुहानी को गुस्से से घूर रहा था, लेकिन साथ ही वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था कि कहीं वो सुहानी को नुकसान न पहुंचा दे। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज के अंदर 2 पर्सनालिटी हैं, एक जो सुहानी पर अटैक करना चाहता है और दूसरा जो खुद को सुहानी पर अटैक करने से रोक रहा है। सुहानी घबराई हुई थी और युवराज के सामने उससे कुछ ही दूर पर खड़ी थी। तभी उसकी नजर युवराज के चेहरे से उसके हाथ पर जाती है। युवराज के हाथों पर दीवार को पंच मारने की वजह से चोट लगी थी। ये देखकर सुहानी बाकी सब कुछ भूल जाती है और भागते हुए युवराज के पास आ जाती है। सुहानी उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, युवराज सर, आपको चोट लगी है। सुहानी फिर से युवराज के चेहरे को देखती है। युवराज अब भी उसे गुस्से से घूर रहा था। सुहानी युवराज को इतने पास से देखकर डर जाती है। अगले ही पल युवराज अपना हाथ झटक लेता है और अपने दूसरे हाथ से सुहानी के चेहरे को जोर से पकड़ लेता है। युवराज के ऐसा करते ही दर्द से सुहानी की आंखें भर जाती हैं। सुहानी युवराज की गुस्से से भरी लाल आंखों को देखते हुए कहती है, युवराज सर, मुझे दर्द हो रहा है। युवराज एक झटके में सुहानी को छोड़ देता है और पीछे मुड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो। युवराज गुस्से में सुहानी से कहता है, यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे पता नहीं कि मुझसे क्या हो जाएगा। युवराज ने इस वक्त एक जिम इक्विपमेंट को जोर से पकड़ रखा था। सुहानी युवराज को ऐसे देखकर घबराई जरूर थी, लेकिन वो उसे इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी। सुहानी जानती थी कि युवराज इस हालत में दूसरों के साथ साथ खुद को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। सुहानी वहीं रुककर हर उस वक्त के बारे में सोचने लगती है जब युवराज अपने इस रूप में आया था। पहली बार जंगल में भेड़ियों को रोकने के लिए और दूसरी बार समायरा के सामने उस साय को रोकने के लिए। तभी सुहानी के दिमाग में एक बात आती है। अब तक युवराज सुहानी की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था। सुहानी हिम्मत करके उसके सामने चली जाती है। आज अगर सुहानी की जगह कोई और इंसान होता तो वो युवराज को ऐसे देखकर 1 सेकंड भी वहां नहीं रुकता। लेकिन सुहानी को इस वक्त युवराज से जितना डर लग रहा था, उससे कई ज्यादा उसे युवराज की फिक्र हो रही थी।
क्या हो रहा है युवराज के साथ? क्या अनजाने में इस बार युवराज सुहानी को हर्ट कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए साया अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युवराज की तरफ बढ़ती है। उसे अब युवराज के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। युवराज उसे अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था। सुहानी युवराज के पास पहुंचकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लेती है। उसके ऐसा करते ही युवराज गुस्से में सुहानी की तरफ बढ़ता है। सुहानी बड़े प्यार से धीमी आवाज में कहती है, श्श, काम डाउन। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज रुक जाता है। सुहानी धीरे से युवराज के और करीब जाती है और उसका सर थोड़ा नीचे झुकाकर अपना सर उसके सर पर टिका देती है और फिर कहती है, टेक अ डीप ब्रेथ। युवराज अब शांत होने लगा था। वो एक गहरी सांस अंदर लेता है। इस वक्त सुहानी और युवराज का चेहरा इतना नजदीक था कि दोनों एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। सुहानी की ये नजदीकी युवराज को सुकून दे रही थी। वो दोनों काफी समय तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद सुहानी धीरे से युवराज के गले में हाथ डालकर उसे गले से लगा लेती है। युवराज अभी भी अपने होश में नहीं था। वो भी सुहानी को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। अब वो दोनों एक दूसरे की दिलों की धड़कन को आसानी से महसूस कर पा रहे थे। अब युवराज पूरी तरह से ही शांत हो चुका था। थोड़ी देर बाद युवराज अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें अब नॉर्मल हो चुकी थी। वो सुहानी की बाहों को पकड़कर खुद से अलग करता है। सुहानी भी अपनी आंखें खोलती है और युवराज से अलग हो जाती है। सुहानी इस वक्त ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन युवराज हैरान था। वो सुहानी को हैरानी से देखते हुए कहता है, ये तुमने कैसे किया? सुहानी युवराज से कहती है, क्या? युवराज एक्सप्लेन करता है, तुमने मुझे ठीक कैसे किया? सुहानी युवराज से कहती है, आपको शांत करके। युवराज कंफ्यूज होकर सुहानी को देखने लगता है। सुहानी युवराज को समझाते हुए कहती है, वो क्या है ना, हमारा कोई करीबी या हम जिनसे प्यार करते हैं, जब हम उनको हग करते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं और हमारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। सुहानी ने बिना कुछ सोचे एक सांस में ये बात युवराज से कह दी। सुहानी की बात सुनकर युवराज की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वो सीरियस होकर सुहानी से कहता है, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? सुहानी खामोश रह जाती है। उसे एहसास होता है कि शायद उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो नर्वस होकर कहती है, नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। युवराज कहता है, नहीं, तुमने एग्जैक्टली यही कहा। सुहानी घबराते हुए कहती है, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। युवराज को सुहानी की ये हालत देखकर अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, जो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। युवराज आगे कहता है, अभी तुम ये कह रही हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बाद में ये भी कह सकती हो कि मैंने तुम्हें अपने घर में किडनैप करके रखा है। अब सुहानी की शक्ल रोने वाली हो गई थी। ये देखकर युवराज उसे कहता है, अब ऐसी शक्ल मत बनाओ, मैं बस मजाक कर रहा था। सुहानी एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ युवराज को देखती है और मन ही मन कहती है, आपका मजाक इतना सीरियस क्यों होता है? सुहानी बात को बदलते हुए युवराज से कहती है, लेकिन आपको हुआ क्या था? आप इतने गुस्से में क्यों थे? सुहानी के इस सवाल से युवराज भी सीरियस हो जाता है और उसे जवाब देता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था। जब से उस साये ने मुझ पर अटैक किया है, तब से कभी कभी मेरी शक्तियां मुझ पर हावी होने लगती हैं। मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता। मुझे एक अजीब सी बेचैनी होती है और बहुत गुस्सा भी आता है। सुहानी युवराज की बात बड़े गौर से सुन रही थी। युवराज की बात पूरी होते ही सुहानी कहती है, तो क्या उस साये ने, मेरा मतलब मृदुला की आत्मा ने आपके साथ कुछ किया है? युवराज सुहानी की बात से असहमत होते हुए कहता है, नहीं,
मुझे लगता है कि समायरा ने मेरे साथ कुछ किया है। सुहानी इस बारे में सोच ही रही थी, तभी युवराज उससे कहता है। तो क्या तुम मुझ पर नजर रख रही थी? सुहानी मुंह बनाकर कहती है, नहीं तो मैं क्यों आप पर नजर रखूंगी। युवराज उससे कहता है, तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? सुहानी को अचानक एक बात याद आती है और युवराज से कहती है, अरे हाँ, मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आई थी। युवराज कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? सुहानी जवाब देती है, क्योंकि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। युवराज अपने एटीट्यूड में कहता है, बोलो। सुहानी अपने आसपास देखने लगती है। उसे कुछ दूरी पर वो कैरी बैग दिखाई देता है जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी। सुहानी उस कैरी बैग को लेकर युवराज के पास आती है और उससे कुछ बाहर निकालती है। वो कोई चीज थी जिस पर कपड़ा लिपटा था। सुहानी उसे युवराज की तरफ बढ़ा देती है। युवराज सुहानी से बिना कोई सवाल किए उसे अपने हाथों में ले लेता है और उस सामान के ऊपर से कपड़ा हटाने लगता है। कपड़ा हटाने के बाद युवराज जो देखता है उसे देखकर वो अपने चेहरे का एक्सप्रेशन छुपा नहीं पाता। ये वही कटार थी जिससे उस साये ने सुहानी पर वार किया था, लेकिन लगा युवराज को था। युवराज ने उस कटार को बहुत ढूंढा था, लेकिन वो कटार उसे कहीं नहीं मिला था। युवराज हैरानी से सुहानी को देखते हुए कहता है, ये कटार तुम्हारे पास कैसे आई? सुहानी युवराज से कहती है, उस रात मैंने ये कटार वहां से उठा लिया था। लेकिन क्यों? युवराज पूछता है। सुहानी जवाब देती है, उस रात जब आपकी टीम आपको और समायरा को हॉस्पिटल ले गई थी, तब मैं कुछ देर वहीं थी। जब मैं वहां से जाने लगी तो मेरी नजर इस कटार पर पड़ी। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए और मैं इसे अपने साथ ले आई। युवराज बड़े गौर से उस कटार को देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है, अब शायद भैरवनाथ मुझे बता पाएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इधर अक्षय अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने आसपास बड़ी सावधानी से देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सबकी नजर से बचने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर में वो युवराज के कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर अक्षय युवराज की ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ता है। वो युवराज की ड्रेसिंग टेबल से उसका यूज किया हुआ कोम्ब उठाता है और उसे गौर से देखता है। उसे उस कॉम्ब में एक बाल दिखता है जो युवराज का था। अक्षय उस बाल को अपनी 2 उंगलियों से पकड़कर निकाल देता है और उसे अपने चेहरे के सामने लाकर मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ये काम तो आसानी से हो गया, अब एक और काम बाकी है। वहीं युवराज के हाथों में वो कटार देकर सुहानी जिम से बाहर चली जाती है और युवराज गौर से उस कटार को देखने लगता है। युवराज उसे अपने हाथों में पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी एनर्जी फील करने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद युवराज अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये क्या, मैं इस कटार में कोई एनर्जी फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उस रात जब मैंने इसे छुआ था तब इसमें काफी एनर्जी थी। कुछ सोचने के बाद युवराज आगे कहता है, शायद समायरा ने इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। जिम से निकलने के बाद युवराज शावर ले रहा था। वो वॉशरूम की दीवार पर अपना हाथ रखकर शावर के नीचे खड़ा था। युवराज पर पड़ती पानी की एक एक बूंद उससे उस नेगेटिविटी को अलग कर रही थी जो कुछ देर पहले तक उसके अंदर थी। युवराज के दिमाग में इस वक्त जिम के अंदर का इंसिडेंट चल रहा था जब सुहानी उसके साथ थी। सुहानी का युवराज के करीब आना, उसे संभालना, उसे इतने प्यार से गले लगाना, उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होना, ये सारी बातें युवराज को बेचैन कर रही थी। इससे पहले युवराज सुहानी से जुड़ी हर फीलिंग को अपने मन में ही नकार देता था, लेकिन जब से उसने अक्षय के सामने सुहानी के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट की थी, तब से उसके लिए सुहानी से दूर रहना मुश्किल होता जा रहा था। इधर युवराज वॉशरूम में शावर ले रहा था और सुहानी उसके बेडरूम के बाहर खड़ी थी। सुहानी दरवाजा नॉक करते हुए कहती है, युवराज सर। युवराज वॉशरूम में था
इसीलिए वो सुहानी की आवाज नहीं सुन पा रहा था। सुहानी के कई बार आवाज देने पर जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो सुहानी युवराज के कमरे के अंदर चली जाती है। सुहानी युवराज के कमरे के अंदर कुछ कदम ही आ पाई थी कि तभी युवराज टॉवल में वॉशरूम से बाहर निकल जाता है और उसकी नजर सुहानी पर पड़ती है। उसने सुहानी को ऐसे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। युवराज को देखते ही सुहानी की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो दोनों एक साथ पीछे मुड़ जाते हैं। युवराज गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी भी हड़बड़ाते हुए कहती है, आप घर में टॉवल पहनकर क्यों घूम रहे हो? सुहानी की बात सुनकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो चिढ़ते हुए कहता है, ये मेरा कमरा है और मैं यहाँ टॉवल में घूमूं या? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सुहानी खामोश हो जाती है। उसे रियलाइज होता है कि युवराज बोल तो सही रहा है। युवराज देखता है कि सुहानी अभी भी कमरे में है तो वो चिढ़कर कहता है, अब यहाँ मेरी जासूसी करना बंद करो और जाओ यहाँ से। अब युवराज की बात सुनकर सुहानी भी चिढ़ जाती है और कहती है, मैं यहाँ आपकी जासूसी नहीं कर रही। तो इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? युवराज कहता है। सुहानी जवाब देती है, मैं आपकी चोट पर दवा लगाने आई थी। युवराज कहता है, कौन सी चोट? सुहानी युवराज को ताना मारते हुए कहती है, जिम में दीवार के साथ आप जो WWE खेल रहे थे ना, उससे आपके हाथों में चोट लगी है। सुहानी के ये कहने पर युवराज अपने हाथ सामने करके उन्हें देखता है। उसके हाथों में सच में काफी चोट लगी थी। उसे इन चोटों का बिल्कुल एहसास नहीं था। अब भी युवराज और सुहानी ने एक दूसरे की तरफ अपनी पीठ की हुई थी। युवराज थोड़ा शांत हो जाता है और सुहानी से कहता है, तुम्हें इस पर दवा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही लगा लूंगा। सुहानी झूठी हंसी के साथ कहती है, हाँ, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। अपने चोट ठीक तो करते नहीं, ऊपर से दवा भी नहीं लगाना है। मैं आपके हाथ में दवा लगाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। सुहानी को इतना फिक्र करता देख युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपनी स्माइल छिपाते हुए कहता है, मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। सुहानी जवाब देती है, मैंने भी कहा ना, मैं दवा लगाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। युवराज सुहानी को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। युवराज के ये कहते ही सुहानी को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपना मुंह बनाकर फ्लोर पर पालती मारकर बैठ जाती है और कहती है, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि आप दवा कैसे नहीं लगवाते। सुहानी की ये हरकत देखकर युवराज हैरान रह जाता है। सुहानी आगे कहती है, युवराज सर, आप जल्दी से चेंज करके मेरे सामने आ जाइए, मैं बस दवा लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी। युवराज सुहानी के सामने हार मान लेता है और चेंज करने के लिए चला जाता है। वो कपड़े पहनकर बाहर आता है। इस वक्त युवराज ने नेवी ब्लू टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। सुहानी अभी भी युवराज की तरफ पीठ किए जमीन पर बैठी थी। युवराज अपने बेड पर बैठ जाता है और फेक एरोगेंस के साथ कहता है, आ जाओ डॉक्टर सुहानी शर्मा। क्या है युवराज की इस हालत की वजह? क्या युवराज इस बात का पता लगा पाएगा? क्यों सुहानी के करीब आते ही युवराज की शक्तियां कंट्रोल हो जाती हैं? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी। की बात सुनते ही सुहानी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो उठकर युवराज के पास आती है और उसके बेड पर बैठ जाती है। सुहानी युवराज की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। युवराज सुहानी के हाथ में अपना हाथ रख देता है। युवराज की चोट देखकर सुहानी का चेहरा उतर जाता है। उसके हथेली के पीछे की उंगलियां बुरी तरह से छिल गई थी। सुहानी अपने दूसरे हाथ से दवा निकालकर धीरे धीरे युवराज के हाथ की उंगलियों में लगाने लगती है। युवराज को इससे हल्की जलन महसूस हो रही थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर सुहानी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे युवराज का सारा दर्द उसे ही महसूस हो रहा हो। सुहानी इस वक्त धीरे धीरे फूंक मारते हुए युवराज के हाथ पर दवा लगा रही थी।
उसका पूरा ध्यान युवराज की चोट पर था और युवराज का ध्यान सुहानी के चेहरे पर। कुछ ही देर बाद सुहानी युवराज के हाथों पर दवा लगा देती है और अपना सर ऊपर करते हुए युवराज को देखती है। युवराज उस वक्त बस सुहानी के चेहरे को देख रहा था। युवराज अपना हाथ सुहानी की तरफ बढ़ाता है, उसके चेहरे पर आ रहे उसके बालों को उसके चेहरे से हटा देता है। युवराज का हाथ जैसे ही सुहानी के चेहरे को छूता है, सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। युवराज सुहानी के चेहरे को इस तरह से देख रहा था जैसे चाहकर भी वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा हो। वो इसी तरह सुहानी की आंखों में खोए हुए धीरे धीरे उसके नजदीक जाने लगता है। सुहानी समझ नहीं पा रही थी कि युवराज क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने पहले कभी उसे इस तरह से बिहेव करते नहीं देखा था। युवराज अपना एक हाथ सुहानी के चेहरे पर रखता है और अपना चेहरा उसके एकदम नजदीक ले जाता है। अगले ही पल युवराज अपने होठ सुहानी के माथे पर ले जाकर उसे किस कर देता है। युवराज के ऐसा करते ही सुहानी के दिल की धड़कन जैसे रुक जाती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। युवराज का हाथ अभी भी सुहानी के चेहरे पर था और चेहरा सुहानी के एकदम करीब। तभी अचानक से युवराज के कमरे का दरवाजा खुल जाता है और हड़बड़ी के साथ अक्षय कमरे के अंदर आ जाता है। अक्षय 2-3 कदम ही अंदर आया था, तभी उसकी नजर युवराज और सुहानी पर पड़ती है। उन्हें देखते ही वो अपने आंखों के सामने अपने हाथ रख देता है और पीछे मुड़ जाता है। अक्षय दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो यहाँ आने वाला भी नहीं था, मैं बस गलती से आ गया। अक्षय के वहां आते ही सुहानी और भी घबरा जाती है और बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। युवराज का हाथ जो अब तक सुहानी के चेहरे पर था, सुहानी के उठ जाने पर वो अब हवा में रह जाता है। अक्षय को इस तरह अपने कमरे में देखकर युवराज को उस पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अक्षय से कुछ कह पाता, अक्षय वहां से भाग जाता है। ये सिचुएशन युवराज और सुहानी के लिए काफी ऑकवर्ड हो गई थी। कुछ देर पहले युवराज को भी इस बात का होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो बस खुद को रोक नहीं पाया था और उसने सुहानी को किस कर लिया था। युवराज अपने बेड से उठता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, अब पता चला जब कोई बिना नॉक किए कमरे में घुस जाता है तो कैसा लगता है। सुहानी एकटक युवराज को देखने लगती है। अब वो हद से ज्यादा एम्बैरेस हो चुकी थी। वो बिना अपनी पलकें झपकाए दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है और धीरे धीरे उस तरफ चलने लगती है। 2-3 कदम चलने के बाद सुहानी की स्पीड बढ़ जाती है और वो भागते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। युवराज उसे इस तरह से जाते हुए देखकर स्माइल करने लगता है। सुहानी के वहां से जाने के बाद भी युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन की आवाज से युवराज का ध्यान टूटता है और वो बेड पर रखा अपना फोन उठाता है। सामने से एक आदमी की आवाज आती है, सर, आज वो फिर से समायरा से मिलने आई थी। उस आदमी की बात सुनते ही युवराज के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वो सीरियस हो जाता है। युवराज सख्त आवाज में कहता है, मुझे अभी समायरा के वार्ड का सीसीटीवी फुटेज भेजो। ये कहते ही युवराज फोन कट कर देता है। कुछ ही मिनटों में युवराज के फोन में एक वीडियो क्लिप आ जाता है जिसे वो बड़ी ध्यान से देखने लगता है। उस वीडियो को देखते हुए युवराज की आंखें छोटी हो जाती हैं। जैसे ही वीडियो खत्म होता है, युवराज एक नंबर पर कॉल करता है। सामने से रॉबिन की आवाज आती है, यस सर। युवराज सीरियस आवाज में कहता है, रॉबिन, इसी वक्त समायरा की सिक्योरिटी बढ़ा दो, उसकी जान को खतरा है। रॉबिन कहता है, ओके सर। युवराज आगे कहता है, मैं कल हॉस्पिटल आ रहा हूँ, ध्यान रहे मेरे वहां आने से पहले कोई भी समायरा से ना मिल पाए। युवराज अपनी बात पर जोर देकर आगे कहता है, कोई भी नहीं। युवराज फोन कट कर देता है। इधर सुहानी अपने कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक जाती है। उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी।
वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि निशा और विवेक सीरियस होकर कुछ बात कर रहे थे। विवेक हकीम लोका की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते सीरियस होकर कुछ बात कर रहे थे। विवेक बेड पर बैठा हुआ था और निशा खिड़की से टिक कर खड़ी थी। सुहानी को देखते ही निशा उससे कहती है, सुहानी तू कहाँ थी अब तक? निशा के इस सवाल से सुहानी को फिर से वो मोमेंट याद आ जाता है। वो बात को बदलते हुए कहती है, ये सब छोड़ो, तुम दोनों बताओ कि क्या बात है? तुम लोग काफी परेशान लग रहे हो। सुहानी की बात सुनकर विवेक कहता है, हम उस डायरी के बारे में बात कर रहे थे। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, डायरी के बारे में? लेकिन क्या? विवेक कहता है, तुमने उस कहानी में कुछ अजीब नोटिस नहीं किया क्या? सुहानी जवाब देती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। विवेक सुहानी को समझाते हुए कहता है, सुहानी, हम सब जानते हैं कि वो साया मतलब मृदुला कितनी पावरफुल है। सुहानी विवेक की बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ। विवेक आगे कहता है, इसका मतलब वो औरत मृदुला से ज्यादा ही पावरफुल होगी जिसने उसे जागृत किया था। सुहानी फिर से हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। विवेक कहता है, तो उस डायरी के अकॉर्डिंग मृदुला और वो औरत उस विशिंग वेल की रक्षा कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि उस विशिंग वेल में कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जिसकी ये दोनों सदियों से रक्षा करते आ रहे हैं। हमें अब तक लग रहा था कि बस ये एक खतरनाक आत्मा की कहानी है, लेकिन इसमें और भी कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते। इनफैक्ट हमें अब तक ये भी नहीं पता कि वो आत्मा किसका रूप लेकर हमारे बीच घूम रही है। सुहानी सोच में पड़ जाती है और कहती है, मुझे लगता है वो पद्मिनी सिंघानिया ही है। ये सुनते ही निशा कहती है, यार लगता तो हमें भी है, लेकिन हम श्योरिटी से कुछ कह नहीं सकते। विवेक आगे कहता है, मुझे भी लगता है कि पद्मिनी ही वो साया है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कई दिनों से शहर में दिख भी नहीं रही है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो रहती कहाँ है। विवेक ये कह ही रहा था, तभी निशा खिड़की के बाहर देखते हुए हैरानी से कहती है, ओ माय गॉड। ये सुनकर विवेक और सुहानी निशा से पूछते हैं, क्या हुआ? निशा खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ही अंदाज में कहती है, जिसको ढूंढा गली गली वो युवराज सर की पड़ोसी निकली। सुहानी निशा से कहती है, निशा तू ये क्या कह रही है? निशा कहती है, भागते हुए यहाँ आओ वरना ये सीन मिस कर दोगे। विवेक और सुहानी निशा के पास आते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं। बाहर देखते ही उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और दोनों हैरानी से एक साथ कहते हैं, पद्मिनी सिंघानिया यहाँ? वो देखते हैं कि युवराज के घर के सामने एक बंगला था। पद्मिनी सिंघानिया अपनी कार से उतरकर उस बंगले के अंदर जा रही थी। सुहानी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, पद्मिनी युवराज सर की नेबर है। विवेक भी हैरानी से कहता है, यार मैंने इसे पूरे शहर में ढूंढा लेकिन ये कहीं नहीं मिली और ये यहाँ रहती है। सुहानी पद्मिनी से चिढ़ते हुए कहती है, इसे पूरे शहर में और कोई जगह नहीं मिली क्या रहने के लिए? निशा कहती है, हो सकता है ये युवराज सर पर नजर रखने के लिए यहाँ रहती हो। वो तीनों ये सारी बातें पद्मिनी को देखते हुए कर रहे थे। पद्मिनी अब चलते हुए अपने बंगले के अंदर चली जाती है। पद्मिनी के अंदर जाने के बाद विवेक उसके बंगले की तरफ देखते हुए कहता है, यार जो भी हो लेकिन पद्मिनी सिंघानिया है बड़ी हॉट। विवेक की ये बात सुनकर निशा को गुस्सा आ जाता है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए सुहानी से कहती है, सुहानी तुझे एक बात पता है? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, क्या? निशा उसे आंखों से इशारे करते हुए कहती है, यही कि कुछ चुड़ैल पूरी लाइफ जवान और खूबसूरत कैसे रहती हैं। सुहानी निशा का इशारा समझ जाती है और अनजान बनते हुए कहती है, कैसे? निशा
सस्पिशियस आवाज में कहती है, मर्दों का खून पीकर। विवेक की नजर जो पद्मिनी के बंगले पर थी, निशा की बात सुनते ही वो उसकी तरफ मुड़ जाता है। वो घबराते हुए कहता है, क्या मतलब? विवेक को ऐसे देखकर निशा और सुहानी को हंसी आने लगती है, लेकिन वो दोनों अपनी हंसी कंट्रोल कर लेती हैं। निशा आगे कहती है, तुम्हें नहीं पता, ये चुड़ैल पहले मर्दों को अपने वश में करती हैं। उनके वश में आते ही उन मर्दों को वो चुड़ैल हॉट लगने लगती हैं और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर वो चुड़ैल उन मर्दों को अपने पास बुलाकर उन्हें मार देती हैं और उनका खून पी जाती हैं। जैसे जैसे वो चुड़ैलें खून पीती जाती हैं, वैसे वैसे वो और जवान होने लगती हैं। निशा विवेक की तरफ देखते हुए अपने नॉर्मल आवाज में कहती है, विवेक, तुम्हें अभी पद्मिनी हॉट लग रही थी ना? विवेक डर से ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं तो, मैं बस मजाक कर रहा था। मुझे पद्मिनी बिल्कुल हॉट नहीं लगती। विवेक अपने मन में सोचता है, कहीं पद्मिनी ने सच में तो मुझे अपने वश में नहीं कर लिया है? ये मुझे हॉट क्यों लग रही है? विवेक का रिएक्शन देखकर सुहानी और निशा की हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। उन्हें देखकर विवेक पहले कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसे समझ आता है कि निशा उसका मजाक उड़ा रही थी। विवेक भी अब अपनी स्टूपिडिटी पर हंसने लगता है। सुहानी ने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था। युवराज इस वक्त नीचे की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर कमरे के अंदर सुहानी, निशा और विवेक पर पड़ती है। वो उन्हें इस तरह साथ में खुश देखकर रुक जाता है और खुद भी स्माइल करने लगता है। वो तीनों अभी भी निशा के मजाक पर हंस ही रहे थे। तभी सुहानी निशा और विवेक को एक साथ हक कर लेती है। ये देखकर निशा कहती है, अरे अरे, ये तो क्या कर रही है? इतना सेंटी मत हो। सुहानी उनके गले लगते हुए कहती है, आई लव यू गाइस। क्या सच में पद्मिनी सिंघानिया युवराज के पास ही रहती है? क्या सुहानी का शक सही है? आखिर क्यों युवराज समायरा को बचाना चाहता है? जानने के लिए सुनते रहिए साया।